बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, हमारे जो आज के ये टॉपिक का नाम है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। हमारे इस टॉपिक का बच्चों नेम है, क्या नेम है जी? सीरीज रेजोनेंस सर्किट। चैप्टर नंबर 16 का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या चीज है? फिजिक्स की दुनिया में हम लोग इसी को एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। फिजिक्स की दुनिया में हमने बच्चों इसी का नाम रखा हुआ है एक्सेप्टर सर्किट। ये एक्सेप्टर सर्किट क्यों है, कैसे है, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे सारा। सीरीज रेजोनेंस सर्किट बच्चों क्या होता है जी? ये एक बेसिकली आर एल सी सीरीज सर्किट होता है। ये बेसिकली आर एल सी सीरीज सर्किट होता है। ये कौन सा सर्किट होता है? आर एल सी सीरीज सर्किट, जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों किसमें लगे होते हैं? सीरीज में लगे होते हैं। तो ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं उसको हम लोग आर एल सी सीरीज सर्किट बोलते हैं। इस सर्किट में बच्चों ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है जी, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। इसके साथ एक हम लोगों ने लगा दिया रेजिस्टर बच्चों, एक हम लोगों ने लगा दिया इंडक्टर और एक इधर हम लोगों ने बच्चों लगा दिया है कैपेसिटर। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टर और इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, या रेजिस्टर और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था। आज बच्चों इधर एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, ये तीनों चीजें सीरीज में लगा दी गई है। तो बच्चों इस वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को हम लोगों ने किस में लगा दिया है? सीरीज में लगा दिया है। अब आप लोग यहाँ पर बच्चों गौर करेंगे जरा कि आप लोगों को पता है कि रेजिस्टर है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है, ये तीन चीजें आपके सामने आई है। ये सबसे पहले सर्किट आ गया, आरएलसी सीरीज सर्किट है ये। अच्छा, इसको सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्यों बोलते हैं? व्हाट इज मेंट बाय द रेजोनेंस? ये सारी चीजें भी आप लोगों ने पढ़नी है। तो अब जरा आप लोगों ने नेक्स्ट चीज बच्चों सुननी है बड़े गौर से। देखिए, आप लोगों को पता है कि अगर मैं इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाऊं, तो चले उसको भी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से पहले मुझे बताएं, इस वक्त तीन एलिमेंट लगे हुए हैं। एक लगा हुआ है बच्चों रेजिस्टर, एक लगा हुआ है बच्चों इंडक्टर और एक लगा हुआ है बच्चों कैपेसिटर। आपको पता है जो सोर्स का टोटल वोल्टेज होगा वो तीन हिस्सों में डिवाइड होगा, वी आर जो कि बराबर होगा आई आर एम एस इंटू आर के। इसी तरह वी एल बराबर होगा आई आर एम एस इंटू एक्स एल के। इसी तरह वी सी बराबर होगा आई आर एम एस इंटू एक्स सी। इसी को अब आपको पता है ये आई आर एम एस इधर ही रहने दें और इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1/2 पाई एफ सी। ये आई आर एम एस इधर ही रहने दें और इधर मैं लिखता हूँ 2 पाई एफ एल। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें कि इसका मतलब अगर मैं इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स के वोल्टेज को बढ़ाता जाऊं, या वोल्टेज नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं बच्चों, अगर मैं इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाऊं, तो पहली तो बात यह है कि रजिस्टर जो है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी देखें, इसमें फ्रीक्वेंसी तो कहीं पे आ ही नहीं रही। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वैसे भी देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस ये लिखी हुई है, यहाँ पर कहीं पे फ्रीक्वेंसी आ नहीं रही। अच्छा, मगर ये देखें अगर मैं इधर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों यहाँ पर एक्स एल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक्स एल बढ़ेगा, एक्स एल बढ़ेगा तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग इधर से देख लें, अगर इधर मैं फ्रीक्वेंसी को बच्चों बढ़ाता जा रहा हूं, अब फ्रीक्वेंसी का एक्स सी के साथ इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से एक्स सी कम होगा, एक्स सी कम होगा तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी इस फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से, मगर इंडक्टर की जो इंडक्टेंस होगी वो भी बढ़ जाएगी और इसके क्रॉस वोल्टेज भी बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से। कैपेसिटर के क्रॉस फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से इसकी रेजिस्टेंस अपनी भी कम हो जाएगी, इसका वोल्टेज ड्रॉप भी, यानी इसका वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि
इन तीन चीजों में से ये दो चीजें हैं जिनका बिहेवियर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही है बच्चों। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने सबसे पहले अंग्रेजी में लिखनी है इतनी सी बात। जब आप लोग बच्चों ये वाली बात अंग्रेजी में लिख लेंगे तो अब आगे आप लोगों ने हेडिंग बनानी है जी इसकी। अगर मैं आपको कहता हूँ इम्पीडेंस डायग्राम तो बनाए है इसकी, कौन सी डायग्राम बनाए? इम्पीडेंस डायग्राम बनाए जरा। तो बच्चों इम्पीडेंस डायग्राम ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट आप लोग कैसे बनाते हैं? इम्पीडेंस डायग्राम ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट, पहली होगी सर्किट डायग्राम और उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन के, यानी सपोज करें ये 20 वोल्ट था, सपोज करें 5 इधर था, 5 इधर था, 10 इधर था। तो जब आप लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू किया ये 5 ही देगा। अच्छा ये 5 था ये 10 था, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से ये जो 5 था ये बढ़ जाएगा और जो ये 10 था ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब वोल्टेज डिवाइड तो हुआ हुआ तीनों में, मगर इस तरह से फिर कम ज्यादा होगा ये इन फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से। ठीक है, मेरा ख्याल है आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अच्छा अब इम्पीडेंस डायग्राम में देखें, आपको पता है रेजिस्टर, तो रेजिस्टर की तो इम्पीडेंस डायग्राम में जो रेजिस्टेंस होती है वो तो ऐसे बिल्कुल एक्स एक्सिस के लोंगी आती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा अब आपको पता है बच्चों रेजिस्टर के केस में तो इम्पीडेंस डायग्राम बिल्कुल क्या होती है? सीधी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। अच्छा मगर कैपेसिटर, अच्छा इंडक्टर की आपको याद है इंडक्टर में एक्स एल मैंने कल किधर को बनाया था? अगर आपको याद हो ऐसे ऊपर को बनाया था। तो बच्चों ये एक्स एल मैं आज भी किधर को बना देता हूँ? ये ऊपर को ही बना देता हूँ। कल वाला टॉपिक याद करें। अच्छा और मजे की बात कैपेसिटर में, कैपेसिटर में अगर आपको याद हो उसकी इंपीडेंस डायग्राम में इस एक्स सी को आप लोगों ने किधर को बनाया था? नीचे को बनाया था। ठीक हो गया जी। तो ये इंपीडेंस डायग्राम आ गई आपके पास आरएलसी सीरीज सर्किट की। हाँ इन ये जो अब मुझे एक बात बताएं, ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से या कम करने से ये ब्लू वाला वेक्टर तो उतना ही रहेगा, मगर ये एक्स एल और एक्स सी बच्चों ये जो है ये कम या ज्यादा होंगे। ये तो उतना ही रहेगा मगर इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ये एक्स एल और एक्स सी ने बच्चों क्या होना है? चेंज होना होता है। तो अब ना देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी अगर फ्रीक्वेंसी लो है, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बच्चों क्या होगा? देखें लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी लो होगी, एक्सएल भी लो होगा, वीएल भी कम से कम होगा, यानी एक्सएल कम से कम होगा। और लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बच्चों एक्स सी ज्यादा होगा और वी सी भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक्स सी का वेक्टर बड़ा बनेगा, एक्सएल का छोटा बनेगा। अच्छा अगर मैं एक हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की बात करूं, हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल तो बहुत हाई बनेगा मगर हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्स सी बहुत छोटा बनेगा। अच्छा ये रजिस्टर उतना ही रहेगा क्योंकि ये रजिस्टर तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स को चेंज करके इन दोनों की लेंथ को कम या ज्यादा किया जा सकता है। मगर एक चीज को आप लोग जरूर देख सकते हैं कि यहां पर एक्स एल और एक्स सी दोनों एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज है। यानी ये मैं कह सकता हूं कि एक्स एल एंड एक्स सी आर, एक्स एल एंड एक्स सी are opposite in direction, are opposite in direction। और बच्चों ये डायरेक्शन में ऑपोजिट है और इनके दरमियान में एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का एंगल है। ठीक हो गया, एक्सएल और एक्स सी के दरमियान में। तो मेरा ख्याल है बच्चों यहां तक आपको भी कुछ बातें समझ आई होंगी। अभी तक मैंने सिर्फ सर्किट बनाया है, आरएलसी सीरीज सर्किट, उसके अंदर तीनों एलिमेंट्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है वो बताया है। और उसके बाद मैंने इस सर्किट की एक इंपीडेंस डायग्राम बनाई है जी। डन, जस्ट रेज योर हैंड्स। हरी आप, हरी आप बच्चों, जल्दी जल्दी। गुड, लो जी। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैं अभी आप लोगों को खुद म्यूट रखा हुआ है क्योंकि आपके कई क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको खुद ब खुद अभी आगे मिल रहे हैं। अच्छा अब आप लोग देखें बच्चों, अगर मैं बात करूं इसी सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी की, किसकी बात करूं? हाई फ्रीक्वेंसी की। अच्छा अब देखें एट हाई फ्रीक्वेंसी, अब मुझे आप लोग खुद बताएं बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हाई फ्रीक्वेंसी पर आप लोगों ने देखा कि क्या कौन सा फिनोमिना होगा हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर? एक्स एल बी, मैं कह सकता हूं एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी। बच्चों क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन एक्स सी का, तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी एक्स सी लो होगा, फ्रीक्वेंसी हाई होगी एक्सएल हाई होगा, अभी पीछे बता के भी आया हूं। तो बच्चों एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स सी, सो इंडक्टेंस डोमिनेट्स,
इसका मतलब सर्किट में तीन चीजें थी, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर। तो अब बच्चों जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी है ना, उसको फिर आप लोग वैसे क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, और आप लोग कहेंगे सर्किट में इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस बच्चों वो क्या हो जाएगी, डोमिनेट हो जाएगी, मतलब वो वाजिया हो जाएगी, और सर्किट आपका बिहेव करेगा हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि कैपेसिटर की रेजिस्टेंस बहुत लो हो गई है। इसका मतलब सर्किट में कैपेसिटर ना लगे हुए के बराबर है, तो आपका सर्किट बिहेव करेगा आर एल सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। तो बच्चों आपका जो ये सर्किट है ये किसके तौर पर बिहेव करेगा, आर एल सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। अच्छा, जबकि एट लो फ्रीक्वेंसी, अगर हम लोग बात करें किस फ्रीक्वेंसी की बच्चों, अगर हम लोग लो फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप लोग देखेंगे एक्स सी जो है वो एक्स एल से बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों जब एक्स सी एक्स एल से बड़ा हो जाएगा, तो अब कौन डोमिनेट हो जाएगा, अब एक्स सी बड़ा हो गया, तो अब बच्चों कैपेसिटेंस, तो बच्चों अब कैपेसिटेंस डोमिनेट हो जाएगी। अब कैपेसिटेंस जब डोमिनेट हो जाएगी और सर्किट बिहेव करेगा, फिर आरसी सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। इसका मतलब, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस तरह की डायग्राम बनेगी, एक्स एल अगर इधर है, ठीक है, आर अगर इधर है, तो बच्चों जो एक्स सी होगा वो बहुत ही छोटा होगा, है अभी भी मगर वो बहुत छोटा है, उसको हम लोग वैसे ही निगलेक्ट कर देते होते हैं। जबकि लो फ्रीक्वेंसी पर क्या है, लो फ्रीक्वेंसी पर एक्स सी जो है वो बच्चों ज्यादा होगा, आर इधर है, ठीक है, और एक्स एल बहुत ही छोटा होगा, बहुत छोटा होगा ऐसे, मतलब उसकी इतनी वैल्यू कम है कि आप लोग उसको वैसे ही इग्नोर कर देंगे, तो सर्किट ओवरऑल आरसी सर्किट ही बन गया। यहां पर अगर एक्स एल अगर एक्स सी बहुत छोटा है तो सर्किट बेसिकली आर एल सर्किट ही बन रहा है, इसलिए हम लोगों ने बोला कि सर्किट विल बिहेव लाइक आर एल सर्किट या आर सी सर्किट। ले जी बच्चों, अब यहां तक जो बात थी, अब एक बात आएगी बच्चों, एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी बच्चों वो आएगी जिस फ्रीक्वेंसी पर एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बिटवीन हाई एंड लो, बच्चों एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी। देखिए अभी यहाँ पर एक्सएल एक्सी से बड़ा था, यहाँ पर एक्स सी एक्सएल से बड़ा था, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आती है जिस फ्रीक्वेंसी पर एक्स सी और एक्स एल इक्वल हो जाते हैं। तो बच्चों ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होती है डेड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस का लफ्ज निकला है मैचिंग से, तो बच्चों बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी फिर क्या कहलाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो बच्चों याद रखिएगा, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम इक्वल टू ईच अदर। तो बच्चों इस केस में इसकी इंपीडेंस डायग्राम में देखें, आप लोग देखें, एक्स सी सपोज करें एक्स एल इतना है, एक्स सी इतना है, ये रजिस्टर है, तो एट रेजोनेंस बच्चों ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल बट ऑपोजिट है। तो बच्चों जब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो रेजोनेंस के ऊपर जो आपकी इंपीडेंस डायग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ आर बची। तो इसका मतलब है एट रेजोनेंस इंपीडेंस डायग्राम इज ओनली रेजिस्टिव। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं एट रेजोनेंस इंपीडेंस, क्योंकि इंपीडेंस में एक्सएल और एक्ससी दोनों आए थे मगर वो कैंसिल हो गए, इंपीडेंस इज ओनली रेजिस्टिव, और आपकी इंपीडेंस बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या बची है, ये रेजिस्टिव बची है बस। तो एट रेजोनेंस इंपीडेंस इज ओनली रेजिस्टिव, तो बच्चों इंपीडेंस सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी, रेजिस्टिव बचेगी। सो एट रेजोनेंस इंपीडेंस इज ओनली रेजिस्टिव, और इसकी डायग्राम ये आप लोगों के सामने, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं इधर एक्स एल एंड एक्स सी कैंसल्ड विद ईच अदर। बच्चों ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं, कैंसल हो गए हैं, इसलिए आप लोग कहेंगे कि रेजोनेंस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा जी, इंपीडेंस ही बचेगी। ठीक हो गया बच्चों, यहां तक ओके हो गया जी, हैंड रेज कर दें हरियप, अभी अगली बातें करते हैं हम। अच्छा गुड। अब बच्चों जरा नेक्स्ट चीज आप लोग बड़े गौर से देखना, ये देखें जरा, अगर आप लोग यहाँ पर देखें, अभी मैंने बताया कि एक्सएल और एक्ससी क्या हो गए, इक्वल हो गए। बच्चों अगर एक्सएल और एक्ससी इक्वल हैं, तो आप लोग मुझे बताएं, एक्सएल को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा एल ऑब्वियसली, और एक्ससी को मैं लिख सकता हूँ 1/ओमेगा सी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ पर आर आर लगा देता हूँ मैं रेजोनेंस की वजह से, क्या लगा देता हूँ, आर आर लगा देता हूँ। अच्छा अब
रेजोनेंस होगी ना। अच्छा, ओमेगा की जगह पर आपको पता है 2 पाई f r भी तो लिख सकता हूँ, l अपनी जगह पर, और इधर ओमेगा की जगह पर बच्चों मैं क्या लिखूंगा, इधर ओमेगा की जगह पर बच्चों मैं लिख दूंगा 2 पाई f r, और साथ में आ गया बच्चों c। अब आप लोग देखें, यहाँ पर एक चीज पे गौर करें, एफ आर को इधर ले आए, 2 पाई l को इधर ले आए, तो एफ आर जब इधर आएगा तो एफ आर का स्केयर बराबर आ जाएगा 1/, हाँ जी, 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्केयर, और l इंटू सी, ये बच गया आपके पास। अब आप लोग देखें, अगर दोनों साइड पर स्केयर रूट ले लें, अगर दोनों साइड पर क्या ले लें, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बच्चों अगर दोनों साइडों पर मैं क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो बच्चों देखें स्क्वायर रूट लेने पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर आएगी 1/4 पाई का स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 पाई होगा, और अंडर रूट में बच जाएगा l इंटू सी। तो लो जी बच्चों, आप लोगों के पास ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर आ गई 1/2 पाई अंडर रूट l ओवर सी। सो दैट इज द फाइनल फार्मूला टू कैलकुलेट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ RLC सीरीज सर्किट। तो लो जी बच्चों, ये आपके पास RLC सीरीज सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। यहाँ पे आप लोग एक चीज क्लियरली देख सकते हैं, L को कांस्टेंट रख के C को अगर आप लोग डबल कर दें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अंडर रूट टू के, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। L को कांस्टेंट रख के C को डबल किया, अच्छा अगर C को कांस्टेंट रख के L को डबल कर देंगे तब भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 2 टाइम डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ जी एल और सी दोनों को डबल कर दें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि 2 4 हो जाएगा, 4 का अंडर 2, तो ये 2 बाहर आएगा, तो 1/2 टाइम्स ये इंक्रीज कर जाएगी, या अकेली 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कैपेसिटेंस को डबल कर दें, इंडक्टेंस इंडक्टेंस को हाफ कर दें, अब कैपेसिटेंस को डबल किया, इंडक्टेंस को हाफ किया, तो जाहिर बात है इसका 2 इसके 2 से पहले ही कैंसिल हो गया, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के यहाँ से एमसीक्यू बन सकते होते हैं। अब पेपर में एक बार एमसीक्यू ये आया जी कि बताएं 1/√LC का जो यूनिट होगा वो क्या होगा। अब देखें 1/√, ये 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो 1/√LC का जो यूनिट हुआ वो ऑब्वियस ही बात है पर सेकंड होगा। ठीक हो गया, क्योंकि 1/√LC फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड होता है, हर्ट्ज भी जिसको बोलते हैं। अच्छा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अकेला √LC का यूनिट क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है अकेले √LC का जो यूनिट होगा वो सेकंड होगा। अच्छा, अकेला LC जो है उसका यूनिट क्या होगा, तो उसका यूनिट सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये 3 एमसीक्यूज हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ से ज़हन में रखने हैं, एंट्री टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये एंट्री टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इनको पेपर में नहीं आप लोग लिखेंगे, पेपर में यहाँ तक ही लिखेंगे। तो ये एंट्री के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि अंडर 1/√LC का यूनिट क्या होता है, पर सेकंड। LC का यूनिट क्या होता है, सेकंड। सॉरी, LC का यूनिट होता है सेकंड स्केल, अंडर रूट LC का यूनिट क्या होता है, वो होता है सेकंड। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक एक चीज और यहाँ पे आप लोगों को अगर याद हो, आप लोगों ने पढ़ा था RC का यूनिट भी सेकंड होता है, इधर से LC का यूनिट कितना आ गया है, सेकंड स्केयर। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करवा दूं RC ओवर LC, तो वो आएगा S ओवर S स्केयर। तो रेजिस्टेंस ओवर इंडक्टेंस का यूनिट जो होगा बच्चों वो 1/2 बचेगा, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ L ओवर R का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। इंडक्टर ओवर रेजिस्टर बच्चों उसका यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो यानी इंडक्टेंस, ठीक है, हेनरी पर ओहम इज इक्वल टू सेकंड। ठीक है, अच्छा, ओहम इंटू फेरेड इज इक्वल टू सेकंड। और इसी तरह बच्चों मैं कह सकता हूँ हेनरी इंटू फेरेड इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। तो ये मतलब यूनिट्स के लिहाज से मैं बस बात कर रहा हूँ, ये पेपर में आप लोगों ने नहीं लिखनी, ये जस्ट आप लोगों को मैंने वैसे ही बता दिया है। आप लोग अब बच्चों इसके बाद आगे चलेंगे, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हो गए। इसके बाद आप लोग वापस चलते हैं बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। RLC सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इनको आप लोगों ने बड़े गौर से और अच्छे तरीके से समझना है। बच्चों RLC सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है, आपको पता है जी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये बच्चों इसकी पहली प्रॉपर्टी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग लिख देंगे जी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टर ये RLC सीरीज सर्किट इज गिवन बाय रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और नीचे बस ये फार्मूला लिख देना, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अच्छा, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी बड़ी मजेदार है बच्चों, कहते हैं जी एट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। बच्चों रेजोनेंस के ऊपर जो इम्पीडेंस है जिसको जी, ये सिर्फ और सिर्फ आर नहीं बची, अभी आपने पीछे देखा एक्सएल और एक्सी तो कैंसिल हो गए। तो बच्चों एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज ओनली रेजिस्टिव, और बच्चों आपको पता है रेजिस्टर के केस में वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज।
बच्चों रजिस्टर के केस में तो वोल्टेज और करंट हमेशा किस फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो इसका मतलब इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा। अच्छा ये जो पावर फैक्टर होता है ना बच्चों, ये पावर का मैंने आपको याद है, मैंने इस चैप्टर के ना शुरू में आपको बताया था कि एसी सर्किट्स में पावर का फार्मूला होता है वी आई कोस थीटा। यहाँ पर वोल्टेज और करंट जो है ये आरएमएस वैल्यू में लिखे होते हैं, वी आरएमएस, आई आरएमएस और कोस थीटा। अच्छा अब ये पावर फैक्टर, ये जो पावर के फॉर्मूले में कोस थीटा होता है ना, इसको पावर फैक्टर बोला जाता है। अब आप लोग मुझे बताएं कि रजिस्टर के केस में ये सिर्फ रजिस्टर बचा तो थीटा कितना होगा, वोल्टेज और करंट सेम फेज में, थीटा 0 डिग्री होगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर थीटा को 0 डिग्री पुट करूँ, कोस 0 डिग्री 1 हो गया। तो बच्चों आपके पास पावर फैक्टर का आंसर 1 आ गया। ये पावर फैक्टर ना असल में आपकी बुक में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को अलग से किसी दिन ना थोड़ी डिटेल बता दूंगा, मगर जरूरत नहीं है अभी आपको ना इतनी इसकी डिटेल में जाने की। तो बस आप लोग ये ज़हन में रखिए, पावर के अंदर ये जो cos थीटा वाला फैक्टर होता है इसको हम लोग पावर फैक्टर का नाम देते हैं। तो ये आपकी आपकी बुक में बेसिकली 2 पॉइंट बनाए हैं उसने, मैंने इसको अलग से तीसरा पॉइंट नहीं बना दिया है। अच्छा उसके बाद आप लोग देखें, मैं ये कह सकता हूँ इसका मतलब एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दूंगा एट रेजोनेंस द सर्किट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, impedance impedance of the circuit is minimum। बच्चों impedance of the circuit is minimum and it is equal to, and it is equal to R, and it is equal to R। बच्चों देखें रेजोनेंस के ऊपर सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम नहीं, अभी देखो पहले एक्सएल भी था, एक्ससी भी था और आर भी था, तीनों चीजें थी। जब दो कैंसिल होगी पीछे ये सिर्फ आर ही बची, इसका मतलब एक्सएल और एक्ससी सर्किट में नहीं है, तो ओवरऑल सर्किट की इंपीडेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये बात याद रखनी है, एट रेजोनेंस इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, और उस मिनिमम को हम लोग क्या बोलेंगे, वो किसके बराबर है, सिर्फ और सिर्फ आर के बराबर है। तो लो जी बच्चों ये आपके पास इसकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। जस्ट रेज योर हैंड, वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग। हरी अब जल्दी जल्दी बच्चों, हरी अब जल्दी, मिनट लगाओ, मिनट लगाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, गुड, चीते लगे हो आप लोग। ले जी अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा बच्चों। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स वोल्टेज इज कांस्टेंट। अच्छा अब देखें आप लोग, आप लोगों ने जो सोर्स इसके साथ लगाया होगा ना बच्चों, यहाँ पर ये देखें जो सोर्स लगाया हुआ है, आप लोग इसका एम्पलीट्यूड अगर कांस्टेंट ही रखें, वो कहता है जी इफ द सोर्स, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स वोल्टेज इज कांस्टेंट, तो इंपीडेंस पर, रेजोनेंस पर ये दोनों कैंसिल हो गए, सर्किट में सिर्फ आर बचा, यानी सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बची जिसको हमने मिनिमम बोल दिया। इस मिनिमम रेजिस्टेंस की वजह से सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। उसने क्लियर लिखा हुआ चौथा पॉइंट आपकी बुक में कि अगर वोल्टेज सोर्स का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो रेजोनेंस के ऊपर बच्चों ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो सर्किट की रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मिनिमम रेजिस्टेंस बची आर, और इस मिनिमम की वजह से सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा। तो बच्चों ये देखें जरा, मैं इसको 5वां पॉइंट बना रहा हूं। 5वां पॉइंट बच्चों मैं इसको क्या लिखने लगा हूं जरा देखिएगा, मैं लिखने लगा हूं जी कि अगर एम्पलीट्यूड सोर्स वोल्टेज का कांस्टेंट होगा एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस एक्स एल एंड एक्स सी cancelled with each other, cancelled with each other, बच्चों एक दूसरे से कैंसिल हो गए हैं। सो इम्पीडेंस इज मिनिमम, इज मिनिमम एंड करंट विल बी मैक्सिमम, एंड करंट विल बी मैक्सिमम। तो बच्चों और इस मैक्सिमम करंट को हम लोग आई नोड से शो कर देते हैं, और ये आई नोड किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वी नोड ओवर आर के। ये आई नोड किसके बराबर होगा, वी नोड से मुराद जो आपने वोल्टेज दिया है इसको सर्किट में, तो आई नोड इज इक्वल टू वी नोड ओवर आर। अच्छा अब बच्चों उसने ना आपकी बुक में इसका मतलब रेजोनेंस के ऊपर, रेजोनेंस के ऊपर बच्चों आप लोग देखें, अगर मैं इधर ठीक है वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी बना लेता हूँ, ये सॉरी करंट बना लेता हूँ, और एक्स एक्सिस पर बच्चों मैं इधर फ्रीक्वेंसी बना लेता हूँ, तो देखें ये फ्रीक्वेंसी और करंट के दरमियान में ना हमने कुछ ग्राफ इस तरह का हासिल किया हुआ है। ये हमें ये ग्राफ इस तरह का मिला हुआ है, और ये देखें
जहां पर करंट मैक्सिमम है ना, ये देखें यहाँ पर करंट बच्चों इस वक्त मैक्सिमम शो हो रहा है, इसको आई नोड बोलेंगे। इस मैक्सिमम करंट पर बच्चों जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग एफ आर बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये जो रेजिस्टेंस है इस, यानी मैक्सिमम करंट जिस फ्रीक्वेंसी पर है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और रेजोनेंस पर ही करंट मैक्सिमम था ना, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब आप लोग देखें ये ग्राफ आया कैसे। अक्सर बच्चे कहते हैं सर जी हमें समझ नहीं लगती ये ग्राफ आया कहाँ से। ओ भाई, आप लोग सारी बातें छोड़ें, आप लोग देखें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पीछे पीछे वाली को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पीछे बेसिकली फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी कंसीडर होगी। ये ग्राफ में नहीं ड्रॉ करनी, ग्राफ बुक में ड्रॉ करना है आपने, ये मैं अब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे जो है वो फ्रीक्वेंसी हाई कंसीडर होती है, यही मैंने बताया था ना कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बिटवीन लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों वो एक साइड से क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पीछे वाली ये वाली फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं लो फ्रीक्वेंसी पर सर्किट क्या बनता था। आपने पढ़ा था कि लो फ्रीक्वेंसी पर सर्किट बिहेव करता है आरसी सर्किट, सर्किट क्या बन जाता है, आरसी सर्किट। जबकि हाई फ्रीक्वेंसी पर सर्किट बनता था आरएल सर्किट। अच्छा, अब ठीक है ये माना। अब रेजिस्टर का तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूं फ्रीक्वेंसी का एक्स सी के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जबकि इधर फ्रीक्वेंसी का एक्स एल के साथ क्या रिलेशन है, ऑब्वियस ही बात है फ्रीक्वेंसी का एक्स एल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी का एक्स एल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एक्स सी के साथ इनवर्स रिलेशन है। चलिए मुझे अब एक छोटी सी बात बताना, इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी, बच्चों फ्रीक्वेंसी देखें, आप लोगों को पता है एक्स सी का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, मगर मगर इसका बच्चों करंट के साथ भी तो इनवर्स रिलेशन होता है ना एक्स सी का। देखें, एक्स सी का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो ये रेजिस्टेंस होती है एक्स सी, तो रेजिस्टेंस का करंट के साथ इनवर्स रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से एक्स सी तो कम होगा, मगर करंट फिर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग चीज है ये। अच्छा इधर देखें, इधर क्या, इधर आप लोगों ने देखा कि फ्रीक्वेंसी का एक्स एल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि इसका करंट के साथ फिर क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का तो करंट के साथ इनवर्स रिलेशन ही होता है हमेशा। तो अब मैं यहां पर बच्चों एक चीज ये बोलने लगा हूं, फिर सुनना। इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पीछे पीछे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच रहे हैं आप, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से करंट ने भी बढ़ते जाना है। तो देखें इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और करंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक मैक्सिमम करंट आ गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा, उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी के बाद देखें फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, अब सर्किट आरएल बन गया हुआ है, अब आरसी खत्म हो गया हुआ है, अब आरएल सर्किट बन गया हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो अब देखें, अब फ्रीक्वेंसी फर्दर अगर बढ़ाते जाएंगे तो बच्चों अब रेजोनेंस के बाद वो करंट बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखें करंट कम होता जा रहा है फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से। तो हमने जब ये सारी वैल्यूज पुट करके ग्राफ प्लॉट किया तो वो इस शेप का एक ग्राफ हमें हासिल हुआ था। ये अब आपकी बुक में उसने जो डिटेल्स में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने आप लोगों को वैसे ही बता दिया है, ठीक है, सदके में। अच्छा, उसके बाद बच्चों आप लोग सिक्स वाला पॉइंट देखें, लास्ट पॉइंट। आप लोगों को पता है कहते हैं जी एट रेजोनेंस, क्या कहा जाता है, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है जी, मे बी may be much larger than may be much larger than source voltage, may be much larger than source voltage। कहते हैं जी एट रेजोनेंस, बच्चों रेजोनेंस पर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर मे बी मच लार्जर देन सोर्स वोल्टेज। कहते हैं रेजोनेंस पर वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर या इंडक्टर का सोर्स वोल्टेज से ज्यादा हो सकता है। बच्चों इसकी क्या वजह है, देखें आप लोगों को पता है कि कैपेसिटर या इंडक्टर ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। बच्चों कैपेसिटर या इंडक्टर कौन से एलिमेंट्स हैं, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। अब आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि ये अगर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों के अब्बा जी आपको रोज के देते हैं जी 100 रुपए,
उसमें से आप 50 30 रुपए, पहले दिन आपको 100 रुपया मिला, आपने 30 खर्च किए, 70 बचा लिए। अच्छा, अब 70 आपके पास आ गए। अगले दिन आपको दोबारा 100 मिला, आपने उसमें से 60 खर्च कर दिए, 30 आपके पास अपना 40 बच गए। अब पहले वाले 70 भी बचे हुए थे, अब 40 भी आपके पास बच गए, तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 110 हो गए। फिर आपको अगले दिन दोबारा से 100 मिला, आपने उसमें से आपने उसमें से 10 रुपए खर्च किए, 90 आपके पास बच गए। पहले 110 थे, अब 90, 200 हो गए। इसका मतलब एक वक्त ऐसा आ जाता है जब आपको लगातार एनर्जी मिलती रही, तो एक वक्त ऐसा आया आपने कुछ एनर्जी को स्टोर किया हुआ था, और एक वक्त आने पर आप लोग अपनी इनपुट से ज्यादा एनर्जी को भी खर्च कर सकते हैं। आप लोग ज्यादा अपने पैसे, आपकी पॉकेट मनी अब लगातार 100 थी, मगर आप एक वक्त के बाद आप उस 100 से भी ज्यादा खर्च कर सकती है। इसी तरह कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है। ये वक्त आने पर अगर आपका सोर्स का वोल्टेज कम भी हो जाए, तो बच्चों इसका वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, तो आपके सोर्स के वोल्टेज से इनका वोल्टेज ज्यादा हो सकता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है जी, ये मतलब एक छोटा सा रिलेशन था। तो बच्चों ये तो था आपका आर एल सी सीरीज सर्किट। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि इसको हम लोग एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको लेक्चर के एंड पे बताऊंगा। तो बच्चों देखो, इसको एक्सेप्टर सर्किट इसलिए बोलते हैं, आप लोग मुझे बताएं रेजोनेंस के ऊपर, क्या इसने सर्किट में से मैक्सिमम करंट ड्रॉ नहीं किया? एट रेजोनेंस, बच्चों एट रेजोनेंस ये आर एल सी सीरीज सर्किट, आर एल सी सीरीज सर्किट क्या करता है? आर एल सी सीरीज सर्किट एक्सेप्ट, बच्चों ये एक्सेप्ट करता है मैक्सिमम करंट को। क्योंकि ये मैक्सिमम करंट को क्या कर रहा होता है, इंपीडेंस मिनिमम होने की वजह से मैक्सिमम करंट को एक्सेप्ट करता है। इसी वजह से हम लोगों ने इसका नाम क्या रखा हुआ है? एक्सेप्टर सर्किट नाम रखा हुआ है। तो लो जी बच्चों, ये था आप लोगों का छोटा सा टॉपिक सीरीज रेजोनेंस सर्किट का। अच्छा, अब जो करंट वाला है ना, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। बच्चों पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आप लोगों ने खुद पढ़ना है। जहां जहां पर हम लोगों ने वोल्टेज की बात की है ना, वहां वहां पे उसने करंट की बात करनी है। ठीक है, जहां जहां पर हमने वोल्टेज की बात की है ना, वहां वहां पर उसने करंट की बात करनी है। वहां पर ये बनेगी जी, आई एल एंड आई सी में बी मच लार्जर देन सोर्स वोल्टेज। इसके बाद ये ग्राफ ऐसे ऊपर को है ना, वो ग्राफ ऐसे नीचे को होगा। उसमें रेजोनेंस पर इंपीडेंस, यहां पर इंपीडेंस रेजोनेंस पर मिनिमम थी, करंट मैक्सिमम था। वहां पर रेजोनेंस पर बच्चों करंट क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, और इंपीडेंस जो होगी, जो रेजिस्टिव बचेगी, वो मैक्सिमम कंसीडर होगी। ठीक हो गया। और उसका ग्राफ बिल्कुल इसके ऑपोजिट बनेगा, वो आप लोगों ने किताब से पढ़ देना है। पावर फैक्टर उसका भी 1 ही होगा, क्योंकि उधर भी इंपीडेंस, यहाँ पर वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर जो थे कैंसिल हुए थे ना, वहां पर बच्चों, वहां पर वोल्टेज की बजाय हम लोग वहां पे करंट्स को डील कर रहे होंगे कि रेजोनेंस पर करंट ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इंपीडेंस वहां पर भी रेजिस्टिव बचेगी, मगर उस रेजिस्टेंस को हम लोग करंट के लिहाज से क्या बोलेंगे? वहां पर करंट क्योंकि मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि दो करंट कैंसिल हो गए, वहां पे करंट मिनिमम हो जाएगा। और उस सर्किट में इंपीडेंस को मैक्सिमम बोलेंगे। वो आप लोग पढ़ेंगे तो समझ लग जाएगी। मैंने इस पूरे सर्किट में ज्यादा वोल्टेज को क्यों डील किया है? क्योंकि सीरीज में वोल्टेज ही तो डिवाइड होता है, जबकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, इसलिए पैरेलल सर्किट में उसने करंट को डिवाइड किया होगा। तो वो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं। मेरा ख्याल है ये कि उसमें कुछ मुश्किल चीज नहीं है। यानी एक होता है ना कि बंदा कहता है कोई मुश्किल चीज हो, नहीं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं आपको टेक्स्ट बुक में से फिर भी इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये इसका जो सर्किट है ना, बस ये आप लोगों ने जहन में रखना है। ये देखें जरा, इसका जो बच्चों सर्किट है ना, इस सर्किट में आप लोग देखें इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है। इंडक्टर और कैपेसिटर, इसके साथ ना एक छोटी सी रेजिस्टेंस होती है। ये इंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस होती है। आप लोग अगर ग्राफ पे गौर करें, ये देखें, इस ग्राफ पे गौर करें, आप लोगों को नजर आएगा। ये देखें, ये ग्राफ बिल्कुल उसके ऑपोजिट नहीं बना हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट ही बना हुआ है ना। अच्छा, मगर ये देखें, ये करंट रेजोनेंस के ऊपर करंट बिल्कुल जीरो नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो छोटी सी रेजिस्टेंस होती है ना, इस इंडक्टर की थोड़ी बहुत अपनी रेजिस्टेंस होती है। उस रेजिस्टेंस की वजह से ये करंट मुकम्मल तौर पे जीरो नहीं होता, उसको हम लोग मिनिमम कंसीडर करते हैं। उसने यहाँ पर लिखा हुआ, ड्यू टू स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल द करंट इज जस्ट मिनिमम नॉट जीरो। और इसकी प्रॉपर्टीज वही लिखी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट एल सी है। सर्किट पर जो इंपीडेंस है वो मैक्सिमम है, क्योंकि रेजोनेंस पर करंट मिनिमम हो गया होता है, तो इंपीडेंस फिर मैक्सिमम कंसीडर होती है, इसलिए उसने मैक्सिमम यहाँ पर लिखा है। और करंट वही ब्रांच करंट आई एल और आई सी में भी लार्जर देन द सोर्स करंट। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन उसने आप लोगों के सामने ये दिखाई हुई है। और यहाँ पर उसने सेम वही बात की है कि एक्स जो आई टू ब्रांच करंट्स आर इक्वल बट ऑपोजिट, हेंस दे कैंसिल विद ईच अदर।
एंड द सप्लाई करंट इज ऑलमोस्ट जीरो, मगर वो जीरो नहीं बल्कि इस आर की वजह से मिनिमम कंसीडर होता है। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है ना रेजोनेंस पे। देखें कैपेसिटर इंडक्टर में करंट जो आपको पता है, इंडक्टर में जो ये लैग करता है ये लीड करता है, आई एल और आई सी ऑपोजिट होते हैं और वो कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो करंट मिनिमम हो जाता है। मिनिमम करंट, क्योंकि दोनों करंट कैंसिल हो गए तो करंट को मिनिमम कंसीडर करेंगे, उस करंट के मिनिमम होने की वजह से रेजिस्टेंस को बस मैक्सिमम बोलते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में, ये आपने याद रखना है। और आपकी बुक में आर एल पैरेलल सर्किट नहीं दिया, उसने एल सी पैरेलल सर्किट बोला, ये देखें उसने ना एल सी पैरेलल सर्किट बोला है, उसने आर लगाया ही नहीं है। ठीक है ना, उसने बस वैसे ही जो है ना आप लोगों को मतलब आर उसने नहीं, ये जस्ट एल सी पैरेलल सर्किट है, ये भी याद रखना आपकी बुक में। इस एल की, ये इंडक्टर की अपनी छोटी सी रेजिस्टेंस होती है जो कि नेग्लिजिबल होती है। तो लो जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मीटिंग एंड हो रही है।